हरियाणा में कोरोना के 151 नए मामले। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। बुलेटिन का शुरुआत करते हैं तो चलिए, हरियाणा कैबिनेट में नए मंत्री बने डॉक्टर कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली को उनके विभाग अलॉट कर दिए गए हैं। डॉक्टर कमल गुप्ता को स्थानीय निकाय विभाग मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि देवेंद्र बबली को पंचायती राज और पुरातत्व मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं दोनों मंत्रियों को उनके विभाग मिलने के बाद बधाइयों का भी तांता लगा रहा। कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला ने कमल गुप्ता और देवेंद्र बबली की उनको बधाई दी है। आपको बता दें कि नए मंत्रियों को विभाग दिए गए हैं। वहीं मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद दो नए चेहरों को शामिल किया गया है। उसी के लगातार अटकलों का बाजार गरमाया हुआ भी है। आखिरकार दो बनाए गए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, अब जब आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि मंत्री कमल गुप्ता की शहरी निकाय और हाउसिंग फॉर्म ऑल मंत्रालय दिया गया है। वहीं मंत्री देवेंद्र बबली को पंचायती राज और पुरातत्व विभाग सौंपा गया है। इसी विषय पर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला से बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। विस्तार के बाद दो नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। उसके बाद से ही लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि आखिरकार दो नए मंत्रियों को कौन कौन से विभाग जो है वो सौंपे जाएंगे। अब जाकर आधिकारिक पुष्टि जो है वो हो चुकी है। डॉक्टर कमल गुप्ता को, जो नए नवनियुक्त मंत्री हैं, उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज और हाउसिंग फॉर ऑल मंत्रालय जो है वो सौंपा गया है। तो वहीं अगर बात करें मंत्री देवेंद्र सिंह बबली की, तो उन्हें पंचायती राज और पुरातत्व विभाग जो है वो सौंपा गया है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला। सर, काफी लंबे समय से, लगभग बीते 21-22 घंटों से लगातार अटकलों का बाजार गर्म था कि कौन कौन से विभाग सौंपे जाएंगे, बड़े फेरबदल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। किस तरीके से देखते हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का, जिस तरीके से पहले मंत्रिमंडल में भी किसी को ऐड ऑन और किसी की छुट्टी नहीं की, उसके बाद अब जिस तरीके से जो विभाग सौंपे गए हैं, बहुत ही शालीन तरीके से जो है वो विभागों का बंटवारा भी हो गया। देखिए, पॉलिटिक्स में कभी ये नहीं होता, कुछ गठबंधन की सरकारें होती हैं, कुछ अकेली पार्टी की सरकार होती है और हर एक के अपने अपने मापदंड होते हैं। कोई सोच नहीं था कि गुजरात में पूरी कैबिनेट ही रिजाइन कर जाएगी, ये भी हो गया। राजनीति में कभी इंदिरा गांधी के वक्त एक कामराज प्लान आया, सब चीफ मिनिस्टर्स के सबके इस्तीफे ले लिए गए। ये पॉलिटिकली परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, क्योंकि सरकार बहुत बढ़िया से चल रही है, सेंटर में भी, यहाँ भी। मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन खुद प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ऐसी प्रतिभाएं कभी 50 साल में निकल के आती है जिन्होंने इतना बढ़िया काम करा। और हमारे चीफ मिनिस्टर बहुत किसी से अपना केवल काम से मतलब रखते हैं, कोई कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं, कोई क्रिटिसिज्म में नहीं। इन्होंने देख के जो ठीक आदमी थे उनका चयन करा।
वैसे हाउस के सभी मेंबर हमारे आदरणीय, चाहे कोई विपक्ष में, सरकार में है, एमएलए होता है, पर जो देखे उन्हें कॉम्पिटेंसी देखे, उनकी काबिलियत देखे, उनका काम करने का तरीका देखे, उनकी हाउस में परफॉर्मेंस देख के, मैं दोनों को हाउस में देखता रहा हूँ पिछले 2 साल से। डॉक्टर साहब जब भी किसी विषय पे बोले बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपना स्टार्ट करा और विद रीजन सारी बातें अपनी हाउस में रखी। ऐसी बबली जी का है, वो भी एक बहुत अच्छे जवान लड़के हैं, अच्छी प्रतिभा है। दोनों को जो सिलेक्ट करे, उनको जो डिपार्टमेंट दिए गए उनके टेस्ट के दिए गए। गुप्ता जी प्रोफेशन से डॉक्टर हैं और उनका इंटरेस्ट शहर में, उनके जो टेस्ट है उसके हिसाब का उन्हें डिपार्टमेंट दिया गया। उन्हें अर्बन लोकल बॉडीज बहुत बढ़िया महकमा दे दिया गया, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसके साथ हाउसिंग फॉर ऑल है, उन्हें पंचायत डेवलपमेंट दे दिया। शहर की ग्रामीण भूमिका से थे, उन्हें दे दिया गया। दोनों बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे। अभी मेरे सामने दफ्तर पे, इस फ्लोर पे भी रौनक बढ़ गई उनके आने से। हमारी शुभकामनाएं है कि दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करें, उनके लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। दोनों मंत्री बने हैं, कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। पहली बार ही बबली जी तो पहली बार ही चुने हैं, गुप्ता जी दूसरी बार चुने हैं, पर एक पॉलिटिकली सफर में इन्हें जो मिलना चाहिए था बहुत अच्छा मिला है, बहुत बढ़िया तरीके से मिला है। और हमारी शुभकामनाएं हैं कि अच्छा परफॉर्म करें। हमारी टीम, पूरी टीम कैबिनेट बन गई स्टेट की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि जिस तरीके से विभागों का आवंटन हुआ है, इससे और अधिक बल जो है वो मौजूदा मंत्रिमंडल को मिला है। और हमारी यही प्रयास रहेंगे कि जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को धरातल पर प्रभावशाली तरीके से इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जाए। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरामैन किशन की रिपोर्ट। वहीं जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला से मिलने के बाद आपको बता दें कि देवेंद्र बबली पहुंचे। देवेंद्र बबली हरियाणा कैबिनेट का हिस्सा बनने के बाद अजय चौटाला से मिलने पहुंचे थे। अजय चौटाला और देवेंद्र बबली की ये मुलाकात सिरसा में हुई। वहीं बबली को नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अजय चौटाला ने बधाई भी दी है। नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली बुधवार को बरनाला रोड स्थित रेस्ट हाउस में पहुंचे। आपको ये भी बता दें कि वहां उन्होंने अधिकारियों से बातचीत की। इसके बाद जेजेपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला का आशीर्वाद लेने उनके आवास पर पहुंचे। अजय सिंह चौटाला को बुके भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया। माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का धन्यवाद करूंगा, हमारे पार्टी के पूरे संगठन का, और सरकार में डिप्टी सीएम दुष्यंत जी का, और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का। उन्होंने मुझे कैबिनेट में अपने साथ लिया और जो जिम्मेवारी मुझे मिलेगी, मैंने पहले भी अपना जीवन सच्चाई और अच्छाई के साथ काम करके टोहाना के लोगों के आशीर्वाद से यहाँ तक आया हूँ। आगे जो प्रदेश में लोगों को मेरे से उम्मीद है, जो हमारी पार्टी को उम्मीद है, जो हमारे नेताओं को उम्मीद है, मैं उन पर खरा उतरूंगा। हरियाणा सरकार अब पूरी तौर पे कंप्लीट हो चुकी है और भाजपा ने जो हमसे प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने का काम किया है। देवेंद्र बबली जी हमारे नए कैबिनेट मंत्री बने हैं। मैं सबसे पहले तो इनको बधाई देता हूं और मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी बात पे फूल चढ़ाए हैं। अब बाकी हमारे कार्यकर्ताओं को भी उसी तरीके से एडजस्ट करने का काम, दूसरे जो चेयरमैनशिप हैं, कोई सरकार में दूसरे अहम पद हैं। वहीं अगली खबर कैथल के गुलाचिका से है, जहां 8 जनवरी को कैथल में होने वाली मुख्यमंत्री की रैली को लेकर सांसद नायब सैनी गुल्हा रेस्ट हाउस पहुंचे और कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। वहीं इस मीटिंग में कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सांसद नायब सैनी ने कहा कि कैथल रैली में लाखों का जन सैलाब उमड़ेगा। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री की इस प्रगति रैली में कैथल जिले को करोड़ों रुपए की सौगात भी मिल सकती है। एसआई पे 2014 से पहले एसआई की नौकरी किसी 8 जनवरी को प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी कैथल में एक हरियाणा प्रगति रैली
वहाँ पर लाखों की संख्या में लोगों को संबोधित करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे। पिछले 7 वर्षों में जो हरियाणा प्रदेश की एक विकास की गति बड़ी तेजी से हरियाणा के अंदर चली थी, पीछे क्योंकि 2 वर्ष ये कोरोना का कार्यकाल रहा, क्रूशियल समय रहा, उस क्रूशियल समय के अंदर विकास की गति कुछ धीमी पड़ी थी। वो गति धीमी ना हो और हमारे इस कैथल जिला के अंदर जो भी नए कार्य हैं या पिछले कार्य चले हुए थे, उन सब कार्यों को गति देने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी 8 तारीख को यहाँ पर कैथल में आ रहे हैं और उसी निमित्त आज चीका के सभी कार्यकर्ताओं से, प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना हुआ है और उन सब की ड्यूटियाँ लगी हैं। वहीं खबर करनाल से है, जहां राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय करनाल पहुंचे हैं और उन्होंने कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया है। इस ऑक्सीजन प्लांट से 1000 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से हवा से ऑक्सीजन बनेगा। ऐसे में प्लांट लगाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि 2 प्लांट लगाए गए हैं, यानी कि 2000 प्रति लीटर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन अस्पताल में ही तैयार होगी। इसका काफी फायदा इस कोरोना काल में रहेगा। वहीं जब वो कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल पहुंचे तो सबसे पहले उनका स्वागत गार्ड ऑफ ऑनर देकर किया गया है, जिसके बाद वो ओपीडी में गए और लोगों से मुलाकात की और साथ ही एमबीबीएस कर रहे तमाम डॉक्टरों से भी मिले। समाज के आदर्श के रूप में रहना चाहिए, तो वैसा मैं डॉक्टरों को भी कहा था। लेकिन जो भी कोई डॉक्टरों के ऊपर कभी हिंसा होती है, उसको हम सहन नहीं रहेंगे। डॉक्टरों को बराबर कानून की तरफ से जो कार्रवाई होना चाहिए, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और सरकार भी वही काम कर रही है। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर को नए साल का तोहफा देते हुए उनके हित के कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। मुख्यमंत्री ने 31 दिसंबर 2021 से आंगनवाड़ी वर्कर के रिटायरमेंट पर 1 लाख रुपए और हेल्पर को 50,000 रुपए की राशि दिए जाने की घोषणा की। इसके साथ ही मासिक मानदेय सितंबर 2020 से आपको बता दें कि 400 रुपए और सितंबर 2021 से 450 रुपए की बढ़ोतरी करने के साथ 2 साल का एरियल देने और कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में काम करने के लिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में देने की घोषणा भी की है। वहीं आंगनवाड़ी वर्कर को भविष्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना होने की स्थिति में 2 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। वहीं नए साल 2022 का आगाज होने वाला है। ऐसे में न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का कर्फ्यू लग गया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम में जो डीसी है उनको कानून को सख्ती से पालन करने के दिशा निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम के डीसी की ओर से जारी किए गए ये दिशा निर्देश के अनुसार बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि सड़कों पर आने की इजाजत होगी। वहीं जब कोविड नियमों का पालन करते हुए ही न्यू ईयर में लोग बाहर निकले, वहीं न्यू ईयर का जश्न मना सकेंगे। आपको बता दें कि नए साल 2022 का आगाज होने वाला है। ऐसे में न्यू ईयर के जश्न पर ओमिक्रॉन का कर्फ्यू लग गया है। इसी कड़ी में गुरुग्राम के डीसी ने कानून को सख्ती से पालन करने के निर्देश यहां जारी कर दिए हैं। गुरुग्राम के डीसी की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार बहुत जरूरी होने पर ही लोगों को सड़कों पर आने की इजाजत दी गई है। वहीं
कोविड नियम का पालन करने को कहा गया है। न्यू ईयर का जश्न मना सकेंगे, इसलिए साइबर सिटी में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाइट कर्फ्यू तो पहले ही लग चुका है, मगर 19 का जो संक्रमण दोबारा से फैल रहा है, इसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि अब नाइट कर्फ्यू रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जो न्यू ईयर का भी अब समय आया हुआ है, उसके इस तरह की जो तैयारियां हमने की हैं कि इस तरह के फंक्शन के तहत ये संक्रमण ज़्यादा ना फैल पाए, तो सरकार द्वारा जो गाइडलाइन निर्धारित की गई हैं, उन गाइडलाइंस के तहत ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद 3 जनवरी से देश भर में 15 साल से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। इसी कड़ी में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग ने भी वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया को तेजी से शुरू कर दिया है। इसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम स्कूल प्रबंधन से संपर्क कर डेटा इकट्ठा कर लिया गया है। इसी के अंतर्गत कुछ स्कूलों के वैक्सीनेशन केंद्र भी बनाए गए हैं। आपको ये भी बता दें कि गुरुग्राम में जनसंख्या के आधार पर करीब 2 लाख बच्चों को वैक्सीन लगेगी। वहीं 2017 और उससे पहले जन्मतिथि वाले रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अभी जैसा आपको पता है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों और हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज़्यादा के जो सीनियर सिटीजन या बुजुर्ग हैं, उनकी वैक्सीनेशन अनाउंस की थी। तो आज उसी को लेकर डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग की गई, जिसमें सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स जो हैं उनके साथ मीटिंग करी गई, जिसमें ये डिसाइड हुआ कि सभी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल्स में जो है वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए जाएंगे। इसके दिशा निर्देश जो ही गाइडलाइंस और डिटेल में प्राप्त होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। अभी जो है उसमें ऐसा किया जाएगा कि 2007 या उससे पहले जिन बच्चों का भी जन्म हुआ है उनको हम 3 जनवरी से वैक्सीनेट करना शुरू कर रहे हैं। वहीं पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जब बच्चों का स्कूल के एडमिशन ही नहीं हो पाएगा तो कैसे आगे इंडिया बढ़ेगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में इन दिनों बच्चे स्कूलों की मनमानी के चलते स्कूल जाने से महरूम हो गए हैं। ऐसे में बच्चे बुधवार को गुरुग्राम के डीसी यश गर्ग के ऑफिस पहुंचे और बाहर बैठकर पढ़ने लगे। वहीं स्कूल की ड्रेस में बच्चों को ऑफिस के बाहर बैठा देख गुरुग्राम के डीसी मिलने पहुंचे तो बच्चों ने बताया कि स्कूल संचालक उन्हें एडमिशन नहीं दे रहे हैं। उनका 134A के तहत एडमिशन होना है। डीसी यश गर्ग ने बच्चों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन बच्चे मानने को यहां तैयार नहीं दिखे। वहीं मौजूद एडीसी ने भी अभिभावकों और छात्रों को काफी समझाने की कोशिश की। कमेटी बना दी गई। इसकी रिपोर्ट आने के बाद स्कूलों पर कार्रवाई भी की जाएगी। मेरा बेटा विवेकानंद स्कूल एकेडमी में अभी उसका स्कूल अलॉट हुआ है और मैं फिरोज गांधी में रहती हूँ। रोज हम जाते हैं स्कूल, रोज नए नए बहाने देके हमें स्कूल से निकाल दिया जाता है कि स्कूल में सीटें नहीं है, स्कूल नहीं को एडमिशन। और आज हमें क्लियर कट बात बोल दी गई है कि हम स्कूल में एडमिशन नहीं देंगे, चाहे आप कहीं तक भी चले जाओ। हम यहाँ आते, यहाँ भी डीसी साहब हमें आश्वासन देके निकाल देते हैं। पहले हम 20 को आए, हमें 22 को बुलाया गया। हम 22 को आए, बोला गया तुम्हारा 24 तक हो जाएगा एडमिशन। 24 से 31 तारीख लास्ट डेट की गई और आज हमारी कोई भी सुनवाई नहीं है। अब हम डीसी साहब के यहाँ रोज स्कूल लगाएंगे, जब तक जिंदगी रहेगी जब तक स्कूल यहीं पढ़ेंगे बच्चों। एजुकेशन से कमेटी गठित हो चुकी है क्योंकि ये स्टेट वाइड इश्यू चल रहा था। अब एक कमेटी गठित हो गई है, कमेटी है, उसके आदेश आज ही हमें मिले हैं। कल शाम में गठित हुई है, आज आदेश मिले हैं। उसमें एडीसी और वहीं जिंद के सफीदों में यूरिया खाद की कमी को लेकर किसानों ने जमकर हंगामा किया है। डीएपी खाद की कमी के बाद यूरिया की कमी होने से
किसानों यहाँ पे किसान काफी नाराज देखे। वहीं प्रदर्शनकारी किसानों ने महिला किसान भी शामिल हुए थे। किसानों ने इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा है और उन पर जमकर नारेबाजी भी की है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए किसानों को शांत कराया। आपको बता दें कि किसानों का कहना है कि सुबह 6 बजे से लाइन में लगने के बावजूद भी उन्हें यूरिया नहीं मिल पाता है। वहीं एसडीएम ने कहा है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। वहीं खाद लेने के लिए किसानों को पहले टोकन लेना होगा। सबको खाद दिलवा दी जाएगी और इसके लिए मैं जहाँ पे देखने आया हूँ एक प्रोसेस बना देंगे, सबको टोकन बांट के, और हो सकेगा किसी 1-2 एजेंसी में और शिफ्ट करके कोशिश करेंगे सबको खाद मिल जाएगी, पर्याप्त मात्रा में खाद। वहीं खबर गुरुग्राम के मानेसर से है, जहां 1 साल पहले मानेसर पंचायत और उसके साथ लगे हुए अन्य 28 गांव को लेकर नगर निगम का गठन किया गया। आपको बता दें कि मानेसर में नगर निगम का कार्यालय भी बनकर तैयार हो गया है, अधिकारी भी नियुक्त हो गए थे। लेकिन अब 1 साल के बाद ग्रामीण एकजुट हुए हैं और एक महापंचायत का आयोजन किया है, जिसमें 29 गांव की महापंचायत ने एक रेगुलेशन पास किया है। नगर निगम को बंद कर जल्द ही वापस पंचायत का दर्जा दिया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि नगर निगम की कार्यशैली से वो ग्रस्त है। उसी के आपको बता दें कि 1 साल पहले मानेसर पंचायत और उसके साथ लगे हुए 28 गांव को लेकर नगर निगम गठित किया गया। ये जो निगम की फांसी टूटी है, इसने हटाओ। सरकार का कानून है, रूरल डेवलपमेंट के लिए हर कंपनी 1% पैसा रूरल के लिए खर्च करती है, क्योंकि हम उनका प्रदूषण। मानेसर में एक महापंचायत के रूप में पंचायत हुई है, जो कि लगभग 30 गांव तो जो इसमें निगम में आए हैं वो, और अदर गांव भी यहाँ शामिल हुए हैं। सभी ने यहाँ शामिल होकर एक निर्णय लिया है कि मानेसर नगर निगम ना रहे, और उसका मैं भी समर्थन करता हूँ, मेरे सारे साथी भी, बाकी जितने भी यहाँ सरदार है सभी ने समर्थन किया है कि नगर निगम मानेसर को रद्द किया जाए। ऐसा फैसले ले जिसमें हमारी आने वाली पीढ़ियां, हमारे आने वाले बिल्कुल नहीं चाहिए। हमारी पंचायत ही ठीक थी, हमने बस। नखड़ोला में जमीन का इश्यू है, वो चल रहा 17 साल से मेरे गांव में जमीन का इश्यू चल। बाबा विश्व मंदिर के प्रांगण में आप बैठे हो, ये बहुत पवित्र स्थान है। ये कमजोरी रह गई कि उसके लिए ना हो कोई एजिटेशन हो या ना हम आगे बढ़े, शायद उस दौरान कोई एजिटेशन। वहीं पलवल के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन की हड़ताल 22वें दिन भी जारी रही। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जिला उपायुक्त कार्यालय के पार्क में इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन किया। धरने की अध्यक्षता जिला प्रधान उर्मिला रावत और रामरती दलाल ने किया है, जबकि संचालन जिला सचिव कृष्ण देवी ने किया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी नेता पुष्प ने कहा है कि प्रशासन ने रेलवे, हवाई जहाज और पेट्रोलियम के साथ कई विभागों को बेच दिया है और अब आंगनबाड़ी के काम को भी प्रशासन निजी हाथों में सौंपना चाहते हैं। हैं 19 सूत्रीय मांगे हैं हमारी। उसमें मांगे हमारी बहुत सारी हैं, जैसे कि जब तक हमें पक्का नहीं किया जाता, कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, तो वर्करों की जो हमारी है, हम चाहते हैं कि हमें सैलरी दी जाए, हमें वेतन दिया जाए जो कि हमें मानदेय मिलता है, तो जो वो वेतन दिया जाए 24,000 वर्करों को दिया जाए और कम से कम 16,000 हमारी हेल्पर्स को दिया जाए। हमारी 2018 की भी मांग लंबित है, जैसे कि वर्करों का 1500 बढ़ा था मानदेय और हेल्पर्स का हमारे का बढ़ा था 750, वो भी हमें नहीं दिया गया, उसे बढ़ाया जाए। हमारे केंद्रों का किराया बहुत कम आता है, 200 रुपये पलवल का दिया जाता है शहर का, जो कि कहीं पर भी नहीं है। सभी शहरों में, छोटे शहरों में 3,000, बड़े शहरों में 5,000 है और गाँवों का 2,000 है, जो कि अभी तक हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। 2,000 क्या, 500 भी नहीं है, 200 रुपये है। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे शहरों का
उन्होंने रूम्स हमें अवेलेबल कराने के लिए बोल रखा है, एक रूम है, किचन है, सब कुछ होने चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें कम से कम 3000 हमारे यहाँ का सेंटर का किराया दिया जाता है। वहीं पुंडरी में करनाल रेंज के आईजी ममता सिंह ने पुंडरी थाना का निरीक्षण किया है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिला कैथल में किवाड़ निरीक्षण के लिए पुंडरी थाने को चुना गया है। साथ ही आईजी ने यह भी बताया है कि पुलिस ने कोरोना में पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए काम किया है। इसी तरह आने वाले समय में भी पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएगी। वहीं भिवानी में किसानों और मजदूरों की आय को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारी विकास प्रसंघ ने एक सेमिनार का आयोजन किया है। सेमिनार में जिले के सभी सहकारी संस्थाओं के निदेशकों ने भाग लिया है। साथ ही परिचर्चा में अपने विचार को रखते हुए महाप्रबंधक नीरेश तंवर ने कहा है कि सहकारिता का मनुष्य से गहरा संबंध है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी के विकास के लिए उसे आर्थिक रूप से मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। द्वारा एलसी के चेयरमैन जी और बीटा से आए हुए किसको देना नोट? हाँ ठीक है। हाँ जी विषय पर आर्कोफेड द्वारा वहीं कुरुक्षेत्र के बाल भवन में एक साथ 4 जनहित कार्य किए गए। इन जनहित कार्यों में निःशुल्क डेंटल चेकअप कैंप, स्वास्थ्य जांच शिविर, आंखों का चेकअप कैंप और वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन भी किया गया है। वहीं लायंस क्लब की महिला विंग ने इस कार्यों का आयोजन करवाया। साथ ही बाल भवन के विद्यार्थियों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में कुरुक्षेत्र के भिवानी खेड़ा खिलाड़ियों ने जीते 21 मेडल, जिसमें से 9 गोल्ड, 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। वहीं कोच अशोक सैनी ने बच्चों को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर बच्चों का हौसला बढ़ाया है। दूसरी ओर शानदार प्रदर्शन के बाद गांव वासियों ने खिलाड़ियों और कोच का जोरदार स्वागत किया है। अभी हमारे जो भिवानी खेड़ा गांव से 34 यानी कि 34 बच्चे खेलने गए थे यहाँ से, वो गए थे अम्बाला में, जो कि हरियाणा का पूरा था। उसमें लगभग 500 के करीब पार्टिसिपेट ने भाग लिया, जिसमें हमारे 34 बच्चे गए। इसमें हमारे 9 गोल्ड थे, 3 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज। और इसमें गांव वाले भी मेरा बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ प्रैक्टिस कराता हूँ तो गांव वाले जैसे पेरेंट्स हैं सभी बहुत अच्छा साथ दे रहे हैं मेरा। और गांव वाले जितने भी पेरेंट्स हैं अपनी माने लड़कियों को भेज रहे हैं यहाँ पे। मैक्सिमम लड़कियाँ आ रही हैं आपके सामने, देखो आने वाला टाइम बहुत खराब है, इसमें लड़कियों को सेल्फ डिफेंस करना बहुत जरूरी है। अभी हमारे जो से 34 वहीं चरखी दादरी के राडी बनाना रहने वाली कबड्डी खिलाड़ी प्रीति की संदिग्ध मौत के बाद कोई कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने नाराज होकर पंचायत का आयोजन किया है। साथ ही कहा है कि अगर इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया तो 3 जनवरी से चरखी दादरी के लघु सचिवालय के पास आमरण
अनशन शुरू करेंगे। जानकारी के लिए बता दें कि खिलाड़ी प्रीति के दादा ने भी कानूनी कार्रवाई न होने से आहत होकर सुसाइड कर लिया था। 3 महीने हो गए लड़की की डेथ हुए। ये लग जो स्टार्टिंग में जो बात थी वही अब लगे, इसमें कोई नई बात नहीं हुई है। इसमें जो दोषी उनके नाम भी दे रखे, इसमें एक की गिरफ्तारी हुई है, बाकी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। और बार बार हम एसपी साहब से मिल लिए और जो सीआई इंचार्ज है दिलबाग सिंह उससे मिल लिए। चल रहा पूछताछ चल रही, लेकिन आज तक कोई संतुष्टि जवाब हमें मिला नहीं है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे इजाजत दें। नमस्कार।